Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Nicobar Development Initiative, Strategic versus Ecological Interest. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. It is also important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग पॉइंट्स देख लेते हैं विच विल बी हेल्पफुल फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप सबको पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ मेनलैंड इंडिया इन बे ऑफ बंगाल रीजन, राइट. तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे फिर थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है. अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स. अगर अंडमान आइलैंड्स की बात की जाए तो अंडमान आइलैंड्स कैन ऑल्सो बी सेग्रीगेटेड इनटू टू मेन पार्ट्स, लिटिल अंडमान एंड ग्रेटर अंडमान. ये है ग्रेटर अंडमान. और ग्रेटर अंडमान कैन ऑल्सो बी सेग्रीगेटेड इनटू थ्री सेट ऑफ आइलैंड्स, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड लोअर अंडमान. और अगर निकोबार आइलैंड्स की बात की जाए तो बिल्कुल सदर्न साइड में है ग्रेट निकोबार विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और नॉर्थ साइड में है कार निकोबार, और बीच में है फिर लिटिल निकोबार. अगर कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज की बात की जाए तो डंकन पैसेज सेपरेट्स लिटिल अंडमान विथ साउथ अंडमान. तो ये है साउथ अंडमान, ये है लिटिल अंडमान, उसके बीच में जो पैसेज है ये है डंकन पैसेज. अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बाय 10 डिग्री चैनल. तो यहाँ से जो वाटर बॉडी है ये लगभग 10 डिग्री लैटिट्यूड के अलॉन्ग है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है 10 डिग्री चैनल. पोर्ट ब्लेयर विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ लोकेटेड इन द साउथ अंडमान. तो यहाँ पे कहीं पे पोर्ट ब्लेयर है जो ओवरऑल ग्रेट अंडमान के साउथ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के ऊपर है. और अगर बात की जाए निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में तो ग्रेटर निकोबार इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. इट इज़ सदर्न मोस्ट आइलैंड एंड इट इज़ वेरी मच क्लोज टू द सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया. और निकोबार आइलैंड में अगर बात की जाए तो कार निकोबार इज़ द नदर्न मोस्ट. अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो इट इज़ सैडल पीक विच इज़ इन नॉर्थ अंडमान. तो नॉर्थ अंडमान में एक पीक है सैडल पीक विच इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अगर एक्टिव वोल्केनोज की बात की जाए तो एक ही एक्टिव वोल्केनो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और उसका नाम है बैरन आइलैंड. इनफैक्ट ये जो बैरन आइलैंड है जो एक्टिव वोल्केनो है इट इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंटायर साउथ एशिया. हमारे मेनलैंड इंडिया पे भी कोई एक्टिव वोल्केनो है नहीं, उसके अलावा बाकी किसी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक्टिव वोल्केनो नहीं है. इट इज़ द ओनली बैरन आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल इज़ द ओनली एक्टिव आइलैंड इन इंटायर साउथ एशिया. ये जो वोल्केनो है बैरन आइलैंड इट इज़ क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट बीनीथ बर्मीज प्लेट. तो ये देखिए ये है हमारा इंडियन प्लेट और इस साइड में है ये बर्मीज प्लेट विच इज़ बेसिकली अ माइनर प्लेट एसोसिएटेड विद द लार्जर यूरोसियन प्लेट. तो बर्मीज प्लेट के नीचे सबडक्ट करता हमारा इंडियन प्लेट अलॉन्ग द अंडमान ट्रेंच, और इस सबडक्शन के कारण फिर वॉलेंट इरप्शन होता है और इस वॉलेंट इरप्शन के कारण बसाल्टिक सॉर्ट ऑफ वोल्केनोज बन जाता है जिसका नाम है बैरन आइलैंड. अब करंट मुद्दे पे आते हैं. तो द करंट न्यूज इज़ रिलेटेड विथ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज दे दिया है फॉर एन एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू बी ब्रॉट इन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. उसके भी ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में यानी कि इस यहाँ पे ग्रेटर निकोबार जो बिल्कुल सदर्न पॉइंट है वहाँ पे लगभग 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया जाएगा. और ये जो प्रोजेक्ट होगा वो इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट होगा, एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी होगा इंडिया के लिए कंसीडरिंग द लोकेशन. आप देखिए लोकेशन कितना स्ट्रैटेजिक है. स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है जो हमें फॉरेन पॉलिसीज़ में
बाकी देशों के अगेंस्ट एक एडवांटेज दे, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। तो ये जो प्रोजेक्ट है 72,000 करोड़ का, विच इज़ बीइंग ब्रॉट इन द ग्रेटर निकोबार आइलैंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इट विल गिव अस स्ट्रैटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक एडवांटेज। ये प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का है, लेकिन लगभग 30 सालों से ये प्रपोजल डिस्कस हो रहा था। अब जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको अप्रूवल दे दिया, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस दे दिए हैं। ये जो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें लाई जाएंगी वो भी एक एक करके देखते हैं। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा पोर्ट बनाया जाएगा या टर्मिनल बनाया जाएगा जहाँ पे कंटेनर शिप्स डॉक कर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं। कंटेनर शिप आपने देखे होंगे, बड़े बड़े कंटेनर जिसके अंदर सामान लोड करके भेजा जाता है, तो कंटेनर शिप टर्मिनल बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब है कि बिल्कुल फ्रेश स्क्रैच से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यहाँ पे पावर प्लांट डेवलप किया जाएगा। टाउनशिप बनाई जाएगी उन लोगों के रहने के लिए, ऑफिसर्स के रहने के लिए जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 30 साल लगेंगे, एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड इन 3 phases ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ये जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो इसका जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होगा। जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस का मतलब है कि अपनी ज्योग्राफी के कारण जो ये स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस अटेन करता है, उसको कहेंगे हम लोग जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। तो इसको ज्योग्राफी देखिए, ये आप देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये ओपन होता है इस साइड में यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड। और ग्रेट निकोबार आइलैंड पे इंडिया अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर लेता है, तो बेसिकली कोई भी शिप जो यहाँ से मूव कर रहा है उसको ग्रेट निकोबार आइलैंड की विसिनिटी से होकर के ही गुजरना होगा। एंड नाउ इंडिया बीइंग स्ट्रॉन्ग इन दिस लोकेशन विल हैव कैपेबिलिटी टू चोक दिस पॉइंट। इस पॉइंट को बंद करने की हमारी कैपेबिलिटी होगी। देखिए, वैसे तो हम लोग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन in case of some major international conflict, our armed forces will be able to use this civilian infrastructure and will be able to choke this point, close this Strait of Malacca for our adversaries countries या hostile countries। और ये जो लोकेशन है या ये जो आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का देख रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब मेजर इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज थ्रू दिस रीजन। और यहाँ पे अगर इंडिया का प्रेजेंस स्ट्रांग होता है तो इट विल गिव स्ट्रैटेजिक एडवांटेज टू इंडिया, एंड इट विल अलाउ इंडिया टू एक्ट एज ए चोक पॉइंट इन केस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। दूसरा, स्पेसिफिकली दिस चोक पॉइंट विल बी हेल्पफुल इन काउंटरिंग चाइनाज प्रेजेंस। तो यू ऑल नो कि चाइना इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन इंडियन ओशन and through series of projects that China has brought, which is known as Belt and Road Initiative. China has been building series of ports in Indian Ocean, and which also sometimes have been deemed as a string of pearls, an attempt by China to encircle India. तो ये सब बातें तो आप जानते हैं, लेकिन चाइना का जो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट है वो इसके ईस्टर्न रीजन में है यहाँ पे। और चाइना की एक्सेसिबिलिटी अगर इंडियन ओशन की तरफ देखी जाए तो इट इज़ मेनली कमिंग फ्रॉम दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बाकी अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी डेवलप किया है चाइना ने, लेकिन उसका मेनली जो एक्सेस अभी तक इंडियन ओशन में आ रहा है वो आ रहा है थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल ओपनिंग रीजन में माउथ पे ही अगर इंडिया का प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाता है तो दिस इज़ हाउ वी विल बी एबल टू काउंटर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन। ये जो मलक्कन स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ से एक्सेसिबिलिटी मिलती है चाइना को इंडियन ओशन में, और जहाँ पे इंडिया का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसको चाइना ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि इट इज़ वन वल्नरेबल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू चाइनाज जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, और जिसको चाइना ने नाम दिया है मलक्कन डायलेमा, कि चाइना को अगर इंडियन ओशन में एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो उसके बिल्कुल भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल माउथ पे ही इंडिया का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, विच हैज़ बिन डीम्ड बाय चाइना एज मलक्कन डायलेमा। तो ये तो बात हो गई जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट की। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है इस प्रोजेक्ट का। अगर यहाँ पे हम लोग निकोबार आइलैंड को डेवलप कर लेते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट,
तो दिस पोर्ट कैन एक्ट एज पोर्ट ऑफ कॉल फॉर मैनी इंटरनेशनल शिप्स। पोर्ट ऑफ कॉल वो पोर्ट होता है जहाँ पे अपने इंटरनेशनल जर्नी के दौरान शिप्स आकर के रुकते हैं, इस तरह के कंटेनर शिप्स आकर के रुकते हैं। वहाँ पे वो बर्थिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं या रिफ्यूलिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब पोर्ट ऑफ कॉल पे कोई भी शिप आकर के रुकता है तो फिर उससे बहुत सारी रेवेन्यू की जनरेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी शिप इधर से आ रहा है और ये निकोबार आइलैंड पोर्ट ऑफ कॉल का इस्तेमाल करता है तो इसके लिए रेवेन्यू देना होगा एंड दैट विल हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन फॉर इंडिया। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगा विद हेल्प ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख न्यू डायरेक्ट जॉब्स एंड 1.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स विल बी क्रिएटेड विथ हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट। लेकिन कंसर्न है कई सारे इस प्रोजेक्ट्स को लेकर के, और वो कंसर्न है इकोलॉजिकल। इन्वायरमेंट को डैमेज हो सकता है बिकॉज ग्रेट निकोबार आइलैंड इज़ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है, मैंने कराया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में यूनेस्को के द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में लिंक में डाल दूंगा अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, आप पढ़ सकते हैं, पहले मैंने कराया हुआ है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। बायोस्फीयर रिजर्व्स वो एरियाज़ होते हैं जो इकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव डेवलप्ड फ्रेजिलिटी और दे हैव बिकम वल्नरेबल। तो कार निकोबार आइलैंड्स आर बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब इकोलॉजिकली काफ़ी रिच है, लेकिन एट द सेम टाइम इट हैज़ बिकम वल्नरेबल एंड दैट इज़ वाई इट इज़ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो वहाँ पे अगर और भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं तो इट माइट लीड टू डैमेज टू द लोकल इकोलॉजी। इस एरिया में निकोबार आइलैंड्स में, ग्रेटर निकोबार आइलैंड्स में कई सारे रेयर स्पीसीज़ मिलते हैं फ्लोरा एंड फौना के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिलता है निकोबार मेगापोड, लीदरबैक टर्टल्स विच आर इंडेमिक टू दिस रीजन, निकोबार मकाक, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। और यहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाया जाएगा तो हो सकता है कि इन सारे जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं इनको डैमेज हो। जो आसपास का मैरीन इकोसिस्टम है दैट में ऑल्सो गेट डैमेज्ड। होता क्या है कि अगर पेड़ पौधे जब काटे जाएंगे, ट्रीज़ को काटा जाएगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो रेनफॉल के बाद जब ट्रीज़ कम हो जाएंगे तो रन ऑफ बढ़ जाएगा, रन ऑफ वाटर सरफेस बढ़ जाएगा। रन ऑफ वाटर सरफेस से मेरा मतलब है कि जब बारिश होगी तो अपने साथ साथ बहुत सारा वो सैंड सेडिमेंट्स को लेकर के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे जा कर के वो ओशन के पानी के साथ मिक्स होगा। इसे वो कहते हैं हम लोग रन ऑफ। क्योंकि पेड़ पौधे जब रहते हैं तो सॉयल इरोजन कम होता है क्योंकि रूट्स आर एबल टू होल्ड द सॉयल, बट वंस द ट्रीज विल बी कट डाउन फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, सो रन ऑफ विल बी हाई बिकॉज ऑफ रेन वाटर एंड मोर सेडिमेंट्स विल गेट ड्रेन्ड इनटू द कोस्टल रीजन। और जब सेडिमेंट्स आसपास के कोस्टल रीजन में जाएंगे तो वहाँ के कोरल्स को वो डैमेज पहुँचाएंगे। आपने पढ़ रखा होगा कोरल्स बेसिकली डोंट थ्राइव इन मडी वाटर बिकॉज these sediments they choke the corals and they lead to killing of the corals। तो मडी वाटर में कोरल सर्वाइव नहीं करते हैं, इस कारण से आसपास के कोरल इकोसिस्टम में काफ़ी डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। उसके अलावा जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है, खासकर निकोबार, ये जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड्स हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है जिसका नाम है सोम्पेन ट्राइब। उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि सोम्पेन ट्राइब इन जनरल रिमेन्स आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन, और ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के कारण हो सकता है उनका डिस्प्लेसमेंट हो एंड दे माइट गेट एलियनेटेड और इस ट्राइब के ऊपर, उनके पॉपुलेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। सोम्पेन ट्राइब को लेकर के एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए, हो सकता है अब इस साल प्रीलिम्स में आ जाए बिकॉज सोम्पेन ट्राइब हैज़ हिट द न्यूज़। तो सोम्पेन ट्राइब इज़ द ओनली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन द इंटायर रीजन विथ मोंगोलाइड फीचर्स। अदरवाइज जितने भी बाकी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं दे आर हैविंग नेगोरॉइड फीचर्स। तो कंक्लूजन कैसा लिखेंगे, अगर इस पर कोई मेंस में सवाल आ जाता है तो कैसा कंक्लूजन लिखेंगे? तो आप इस तरह कंक्लूजन लिख सकते हैं कि कंसीडरिंग द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बट अप्रोप्रिएट डैमेज कंट्रोल मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट पैरेलली। फॉर एग्जांपल ट्रांसलोकेशन ऑफ कोरल रीफ्स, तो कोरल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलोकेट किया जा सकता है बिना डैमेज के। गल्फ ऑफ मन्नार से कई सारे कोरल्स को ट्रांसलोकेट किया गया है गल्फ ऑफ कच्छ में, पहले जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे थे। तो ठीक वैसे ही ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के कोरल्स को मन्नार में या कच्छ में ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। ये एक
अडेप्टिव या मिटिगेटिव मेजर लिया जा सकता है। उसके अलावा प्रॉपर कंजर्वेशन प्लान फॉर इंडिजीनियस स्पीसीज एंड ट्राइब्स कुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एट द सेम टाइम शुड गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। जो भी हमने डिस्कस किया इस एनालिसिस में उसके बेसिस पे आप ये आंसर लिख सकते हैं। और ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2014। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about loan write-off by the banks, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 in an economy point of view. So banks को लेकर के जो basic terminologies हैं उनको एक बार ज़रा देख लेते हैं। बैंक्स में जो भी हम पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक के लिए होती है लाइबिलिटी, बिकॉज बैंक हैज़ टू पे इट बैक विथ इंटरेस्ट सूनर और लेटर। और बैंक जो आगे हमें लोन देता है वो बैंक के लिए कहा जाता है असेट, बिकॉज दिस मनी हेल्प्स इन जनरेटिंग सम इंटरेस्ट और इनकम फॉर द बैंक। अब ये जो एसेट है, जो बैंक ने हमें लोन के तौर पे जो पैसा दिया है, वो बैंक के लिए एसेट होता है। उस एसेट को लेकर के काफ़ी सारा टर्मिनोलॉजीज है, कैटेगराइजेशन है। इट इज़ स्टैंडर्ड एसेट अगर टाइम पे इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है तो, और अगर डिले होता है और एक लिमिट से ज़्यादा डिले हो जाता है तो फिर उसको हम लोग कहते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो स्टैंडर्ड एसेट में कैसा है, देखिए आपने अगर उधार लिया है, लोन लिया है बैंक से, तो आपको EMI की एक डेट दी जाती है कि इस तारीख को आपको EMI चुकाना है। EMI में कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का होता है, कुछ हिस्सा प्रिंसिपल का होता है, राइट। ये बातें तो आप समझते होंगे। तो मान लीजिए कि 1 तारीख का आपका डेट है EMI चुकाने का, और आप टाइम टू टाइम अपना बिल्कुल EMI भरते जा रहे हैं, तो योर अकाउंट विल बी नोन एज रेगुलर अकाउंट, दैट विल बी रेगुलर अकाउंट। लेकिन अगर उसमें डिले हो जाता है, 1 तारीख का डेट था और आप उसमें डिले कर देते हैं EMI देने में, तो फिर उस अकाउंट को कहा जाएगा स्ट्रेस्ड अकाउंट। स्ट्रेस्ड अकाउंट विल बी येट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड असेट्स ओनली। लेकिन अगर डिले 90 दिनों से ज़्यादा का हो जाता है तो फिर उस केस में उसको कहा जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि जो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट को डिले किया जाए फॉर मोर देन 90 डेज, देन द सेम असेट, the loan given by the bank is now categorized as non-performing asset by the bank. अब non-performing asset को कहा जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट अगर डिले 90 दिनों से लेकर के 12 महीने के बीच में है। 12 महीनों से ज़्यादा अगर डिले हो जाए तो इसको कहा जाता है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट के बाद कभी कभार बैंक क्या करता है, कुछ एसेट्स को लॉस दिखा देता है कि भाई अब ये रिकवर नहीं हो सकता, इट इज़ नॉन रिकवरेबल, और इसी को कहा जाता है राइट ऑफ कर देना। तो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग समझना चाह रहे हैं कि राइट ऑफ क्या होता है। तो जब जो लोन अमाउंट है वो 12 महीने से ज़्यादा का उसमें डिले हो जाता है, इंटरेस्ट या EMI, इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल हो, तो उसको हम लोग डाउटफुल एसेट्स कह देते हैं। और डाउटफुल एसेट्स में से कुछ अमाउंट को बैंक जो है बाद में लॉस दिखा देता है कि अब ये रिकवर हो ही नहीं सकता, नॉन रिकवरेबल है, और फिर लॉस दिखा करके उसको राइट ऑफ कर देता है। राइट ऑफ मतलब कट डाउन कर देना होता है। So basically this loss asset is that asset या loan given by the bank where the chances of recovery are remote or nearly impossible, right? So banks write off such loans. Write off का मतलब होता है काट देना। जैसे आप अपने नोटबुक में कोई चीज़ लिखते हैं और आपको लगता है ये तो गलत लिख दिया मैंने, तो आप उसको काट देते हैं ना, वैसे ही write off such loans after certain period of time कि अब ये तो रिकवर नहीं होने वाला। तो राइट ऑफ क्या होता है वो ज़रा समझते हैं। ये एक तरीका है दैट इज़ यूज्ड बाय द बैंक्स टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट में कोई काफ़ी टाइम से NPA पड़ा हुआ है जो अब नॉन रिकवरेबल हो गया है, तो उसको क्लीन करने का तरीका है जिसको राइट ऑफ किया जाता है। सो इट इज़ अप्लाइड इन द केसेस ऑफ बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो NPA या नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बैड लोन्स भी कहा जाता है। लोन राइट ऑफ इज़ रेगुलर एक्टिविटी यूज बाय द बैंक्स। तो टाइम टू टाइम लोन राइट ऑफ करते हैं बैंक्स। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि उनका बैलेंस शीट क्लियर हो जाता है। जो पैसा अब नहीं मिलने वाला उसको अपने बैलेंस शीट में बार बार दिखा करके क्या फ़ायदा। और उनके टैक्स लाइबिलिटीज़ भी घट जाती है। टैक्स लाइबिलिटीज़ कैसे घट जाती है वो ज़रा समझिए। मान लीजिए कि इस बैंक ने लोन दे रखा था 10 लाख का किसी पार्टी को, और वो लोन अब NPA बन चुका है, और NPA के बाद ये नॉन रिकवरेबल हो चुका है, मतलब 12 महीने से ज़्यादा हो गए। 10 लाख का लोन दे रखा था और वो नॉन रिकवरेबल हो चुका है। बैंक का 1 साल में बिजनेस करके फ़ायदा हुआ, मान लीजिए 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये 10 लाख तो अभी तक रिकवर हुआ नहीं है, और अब रिकवर होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो रहे हैं। तो फिर बैंक कैसा है, अगर इसको राइट ऑफ कर देता है ये 10 लाख को, यानी कि लॉस दिखा करके बंद कर देता है,
तो फिर बैंक को जो प्रॉफिट हुआ है 50 लाख का, उस 50 लाख पे उसको टैक्स नहीं देना होगा सरकार को, उसको टैक्स देना होगा 40 लाख पे। ये जो 10 लाख रुपए उसको लॉस के तौर पे गया है, वो प्रॉफिट में से उस अमाउंट को डिडक्ट करके बचे हुए अमाउंट पे उसको टैक्स भरना होगा। तो दिस इज़ हाउ टैक्स लाइबिलिटीज़ में फ़ायदा मिल जाता है। आई होप यू आर एबल टू गेट दिस आइडिया कि जब तक राइट ऑफ नहीं किया है आपने, तब तक तो वो ऐसा दिखा रहा है आपका बैलेंस शीट में कि वो पैसा रिकवर होगा, लेकिन अगर आप राइट ऑफ कर देते तो मतलब आपने लॉस दिखा दिया, और लॉस दिखाने के बाद आप अपने नेट प्रॉफिट में से उस अमाउंट को डिडक्ट करके बचे हुए अमाउंट पे ही आपको टैक्स देना है। दिस इज हाउ टैक्स लाइबिलिटीज आर रिड्यूस्ड। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, राइट ऑफ कर देने का मतलब ये नहीं है कि वो लोन बैंक अब रिकवर नहीं कर सकता। बैंक अभी भी कोशिश करता रहेगा वो लोन रिकवर करने की, राइट ऑफ दिखाने के बावजूद भी, लॉस दिखाने के बावजूद भी। और अगर बैंक उस लोन को समहाउ, उस लोन अमाउंट को रिकवर करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में बैंक उतना अमाउंट प्रॉफिट दिखा देगा। जैसे कि जो एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको कि 50 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 10 लाख का राइट ऑफ किया तो टैक्स भरा 40 लाख पे, ठीक है। लेकिन अगले साल वो 10 लाख रिकवर हो गया मान लीजिए, तो अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ 50 लाख का, लेकिन 10 लाख पहले का राइट ऑफ किया हुआ लोन रिकवर हो गया, तो इस बार टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 50 + 10 60 लाख, और 60 लाख पे टैक्स भरना होगा। तो दिस मीन्स कि राइट ऑफ किया हुआ लोन का इसका मतलब नहीं है कि पूरी तरह से क्लोज हो गया। बैंक विल स्टिल कीप ऑन ट्राइंग टू रिकवर दैट लोन अमाउंट यूजिंग राइट अथॉरिटीज़। तो ये जो आर्टिकल था दैट वाज बेस्ड ऑन द आरबीआई डेटा दैट हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड ऑन राइट ऑफ अमाउंट बाय द बैंक्स। अब ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने ये आर्टिकल इसीलिए कवर किया था कि आपको राइट ऑफ का कॉन्सेप्ट सिखा सकूं और अलग अलग टर्मिनोलॉजीज बता सकूं। आरबीआई ने रिसेंटली एक डेटा रिलीज़ करके बताया है कि पिछले 5 सालों में जो बैंक्स हैं उन्होंने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं। उसमें से ज़्यादातर राइट ऑफ जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू हुआ है। लगभग 73% राइट ऑफ हैव कम थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक, और उसमें भी सबसे ज़्यादा राइट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। तो नेचुरल सी बात है, जो सबसे बड़ा बैंक है, जो सबसे ज़्यादा लोन देता है, सबसे ज़्यादा राइट ऑफ भी तो वही करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वायलेंस एट असम मेघालय बॉर्डर, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। पहले करंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। देखिए, ये जो वेस्ट कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है विच इज़ शेयरिंग बॉर्डर विथ वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, यहाँ पे आसाम साइड के अंदर, वेस्ट कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में आसाम साइड के अंदर बॉर्डर से कुछ स्मगलर्स, मेघालय बेस्ड स्मगलर्स टिम्बर की स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर उनको रोकने की कोशिश की आसाम पुलिस ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने, फॉरेस्ट गार्ड्स ने। लेकिन फिर उनके खिलाफ इन स्मगलर्स ने अटैक कर दिया, और उस अटैक में जो लोकल विलेजर्स थे मेघालय साइड से, फ्रॉम मुकरो विलेज विच इज़ ऑन द बॉर्डर साइड, वहाँ के लोकल विलेजर्स ने भी ज्वाइन कर लिया उन टिम्बर स्मगलर्स को उनकी सपोर्ट करने के लिए। तो बिल्कुल वो जो मूवी नहीं थी जिसमें वो कहता है झुकेगा नहीं, वो टिम्बर स्मगलिंग ही तो है, ऐसी मूवी देख देख करके वो पुष्पा, राइट। तो ऐसी इस मूवी देख देख करके ये लोग शायद से इंस्पायर हो रहे होंगे। तो पुलिस को और फॉरेस्ट गार्ड्स को इन्होंने थ्रेटन करना शुरू किया, लोकल जो वेपन्स होते हैं उसको लेकर के थ्रेटन करना शुरू किया, और इस तरह से फिर पुलिस फॉरेस्ट गार्ड्स के बीच में कन्फ्लिक्ट, पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एक साइड में हो गए और ये स्मगलर्स दूसरे साइड में हो गए, कन्फ्लिक्ट हो गया। एक हमारे अनफॉर्चुनेटली जो फॉरेस्ट गार्ड के पर्सनल थे वो इंजर्ड हुए, एंड लेटर ऑन ही सकम टू द इंजरीज। जबकि इस पूरे प्रोसेस में फिर हमारी पुलिस को, असम पुलिस को और फॉरेस्ट गार्ड को फायर ओपन करना पड़ा। उस केस में फिर 5 स्मगलर्स मारे गए। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इससे 1-2 बातें बस समझ आ गई कि मान लीजिए कि कभी भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स लिख रहे हो आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि कोई प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बीच में, तो आप लिख सकते हैं इलीगल टिम्बर माफियाज का प्रॉब्लम है, वायलेंस एट द बॉर्डर रीजन का प्रॉब्लम है। हुआ क्या कि उसके बाद कई सारे आसाम बेस्ड टूरिस्ट जो शिलोंग वगैरह घूमने गए थे उनकी गाड़ियों को लेकर के जला दिया गया। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं। कभी भी मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर क्या क्या इशूज़ हैं, उसमें आप अब इसी को एक एग्जांपल के तौर पर लिख करके आप बोल सकते हैं कि इलीगल स्मगलिंग का प्रॉब्लम है,
ऑफ कोर्स स्मगलिंग इज़ तो इलीगल ऑलवेज, और बॉर्डर पे कभी कभार डिस्प्यूट्स या क्लासेस के भी प्रॉब्लम है. एंड देन यू कैन मेंशन की करंट एग्जांपल वेयर इन बॉर्डर रीजन ऑफ वेस्ट कार्बी एंगलोंग एंड वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट सम वायलेंस इरप्टेड दैट लेड टू डेथ ऑफ 5 पीपल. इस पूरे डेवलपमेंट के बाद प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, बातें हो रही हैं कि जो असम और मेघालय का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको लेकर के दोनों साइड की सरकारों ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे. हो सकता है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट का जो प्रोसेस है, रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस है, वो रुक जाए बिकॉज ऑफ द करंट वायलेंस. तो असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के क्या मुद्दे हैं, उनको एक एक करके देखते हैं. असम और मेघालय के बीच में जो बाउंड्री है बॉर्डर की, दैट इज़ 884 किलोमीटर लॉन्ग. मेघालय को स्टेटहुड मिला 1972 में, लेकिन मेघालय सरकार के हिसाब से 12 ऐसे रीजन हैं, 12 रीजन्स ऐसे हैं दैट आर डिस्प्यूटेड बिटवीन असम एंड मेघालय. तो फिर असम और मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए असम और मेघालय सरकार ने इन 12 रीजन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 6 and 6. पहले फेज में 6 रीजन्स पर डिस्कशन हुआ और उसको रिजॉल्व किया गया, और दूसरे स्टेज में फिर बाकी के 6 पे चर्चा चल रही है. तो अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो ज़रा देखते हैं. 12 सेक्टर्स में से 6 सेक्टर्स पे फैसला हो चुका है और उसको रिजॉल्व कर लिया गया है. एंड एन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन असम एंड मेघालय गवर्नमेंट इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर. तो लगभग 70% तक इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, 30% तक बाकी है. एरिया वाइज बात की जाए तो, सेगमेंट वाइज बात की जाए तो 12 में से 6 सेगमेंट रिजॉल्व हो चुके हैं, 6 बाकी हैं. परसेंटेज वाइज एरिया परसेंटेज वाइज बात की जाए तो 70% तक डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, 30% बाकी. लेकिन जो 30% बाकी है डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट अब हो सकता है डिरेल हो जाए, उसका जो रिजोल्यूशन का प्रोसेस है वो डिरेल हो जाए, ऐसा कंजेक्चर लगाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिसेंट वायलेंस दैट हैज़ हैपेंड ऑन द बॉर्डर रीजन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गांधी मंडेला अवार्ड. दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. पहले ज़रा समझते हैं गांधी मंडेला फाउंडेशन के बारे में. तो ये ऑर्गेनाइजेशन गांधी मंडेला फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ रजिस्टर्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट. इसको इसीलिए बनाया गया ताकि महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जी के जो वैल्यूज़ हैं नॉन वायलेंस को, उसको प्रमोट किया जा सके. और हर साल फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला जी के वैल्यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, उनको फिर ये अवार्ड दिया जाता है. तो ये अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था 158th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, दैट इज़ इन 2019. And every year, as I said, any individual or institution making significant contribution in the field of peace, social welfare, culture, environment, education, healthcare, sports and innovation could get this award. Current news ये है, प्रीलिम्स में आपसे मैक्सिमम यही पूछा जाएगा कि गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसको दिया गया है. इट हैज़ बीन गिवन टू और कन्फर्ड अपॉन 14th दलाई लामा. ही हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ यूनिवर्सल एम्बेसडर ऑफ पीस. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट. They hold office for a period of 6 years or until they attain age of 65 years. This is also correct. So the correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.